बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ ही साथ हमेशा की तरह हम ये भी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आपके दिन का आगाज भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। आजकल सुबह सोते उठते ही शहरबानो जितनी नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, ये पता नहीं एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, बड़ा महाज बना हुआ है। मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं और जिंदगी इतनी तेज हो गई, इतनी फास्ट हो गई है कि उसके साथ स्पेस को मीट करना मुश्किल हो गया। नींद नहीं आती और दिन को ऑफिस आना होता है, तो ये सारे मसले तो फिर जिंदगी के साथ साथ हैं, रूटीन चेंज होती होगा। बिल्कुल रूटीन चेंज होती है और पिछले महीना चूंकि रमजान था, रमजान की रूटीन है, उसको सेटल होते हुए वक्त तो लगेगा। लेकिन कोई नहीं, हम आ चुके हैं और आप भी हमारे साथ इस वक्त 2 घंटे हमारे साथ गुजारेंगे और उम्मीद है कि ये 2 घंटे जो है प्रोडक्टिव होंगे। बड़े ख़ास गेस्ट मौजूद होंगे इस पूरे 2 घंटों में, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अब वैसे शहरबानो अभी मेरे जहन में एक बात आई, एक्चुअली मेरे जहन में प्रोग्राम से पहले थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये मैं ऑफ द कैमरा अब नहीं पूछूंगा, ये मैं ऑन स्क्रीन पूछूंगा। जी। और वो ये था कि कभी ऐसा हुआ है कि जैसे यूजुअली होता है ना, बहन भाई एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करते हैं, कभी कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी जूते इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप लोग करते हैं ऐसा? अच्छा, मेरा जो कि सीन थोड़ा डिफरेंट है। मेरे सारे बहन भाई मुझसे बड़े हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उनकी चीज़ें इस्तेमाल की या उन्होंने साइजेस मुख्तलिफ थे, आपको आए नहीं कपड़े किसी? नहीं, मैं अपनी बड़ी बहनों की चीज़ें अक्सर ले लेती थी। अच्छा। लाइक जब यूनिवर्सिटी में जाती थी तो उनकी शादियाँ हो चुकी हुई थी, तो मैं उनकी चीज़ें लेके ज़रा शो ऑफ करती थी, अच्छे बैग्स, अच्छे जूते। लेकिन हाँ, पहन लेते थे, कभी कभी ऐसा होता था। लेकिन ज़्यादातर ये होता है एज फेलोज में, जो मोस्टली एज फेलोज होते हैं ना, उन बहन भाइयों में ज्यादातर ये होता है। बड़ा मजे का। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी पकड़ी नहीं गई होंगी। हमारे पास एक स्टोरी है जिसमें एक ऐसा ही वाकया हुआ, लेकिन वो पकड़े गए। वो कैसे? वो बेसिकली 2 बहनें हैं जी, और ये मामला हुआ है एक इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया में। और ये जब मैंने खुद भी ये वीडियो देखी, बड़ी वायरल हुई इंस्टाग्राम पे। इसमें ऐसा हुआ जी, एक बहन जो है वो न्यूज़ एंकर हैं और वो स्टूडियो में थी, बिल्कुल, और दूसरी उनकी बहन जो रिपोर्टर हैं। जबरदस्त जी, उन्होंने पहचान लिया कि इट माय वॉच, ये मेरी वॉच पहनी तुमने। मैं भी देख रही थी, नहीं ये मेरी अपनी है। नहीं, मेरी भी अपनी है। हुआ कुछ इस तरह से जी कि एक बहन किसी गई थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहां से किसी स्पोर्ट्स शो को कवर करने, दूसरी बहन स्टूडियो में बैठी हुई थी, और इसी तरह से जब स्क्रीन शेयर हुई, एंकर बहन है उनका, उन्होंने उनकी वॉच जो है ना वो पहन ली थी, और वो ऑन एयर ही पूछ रही है कि तुमने मेरी वॉच पहनी हुई है। वैसे ये अगर पाकिस्तान में होता तो अभी तक दोनों ऑफ एयर हो चुकी होती। इट्स ओके, चलता है। ये पाकिस्तान में नहीं होता करना, किसी बहन ने पता चले वायरल होने के लिए पाकिस्तान में जो बहनें हैं वो करना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में नहीं करना, यहाँ हमारे चैनल आपका ऑफ एयर कर देंगे सारे। हाँ जी, यहाँ पे इस तरह की चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। लेकिन ये एक बड़ा ही नेचुरल जेस्चर था और इसको बड़ा सराहा भी गया, बड़ा पसंद किया लोगों ने। और ये यूजुअली हो जाता है, बहन भाई जब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो कई बार ज़हन में नहीं रहता कि आप अपने भाई की, या अगर बहन है तो उसने अपनी बहन की कोई चीज़ पहनी हुई है। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, हमने सोचा कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो अब प्रोग्राम का बकायदा मैं सोच रही हूँ किसी और तरफ ना निकल जाए, तो सियासत की बात कर लेते हैं। बकायदा आगाज़ करते हैं, तो शहरबानो प्लीज सियासत का जिक्र किया जाए। जिक्र करते हैं तो हुकूमत की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत को अभी आए हुए चंद ही दिन हुए हैं, अपोजिशन जो है ना वो जमातों का इत्तेहाद सामने आ रहा है और टफ टाइम देने के लिए सामने आ चुकी हैं। फैसला कर लिया अपोजिशन जमातों ने, गवर्नमेंट के खिलाफ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू कर दी गई है। बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ भी कर दिया गया है और इस तहरीक में बड़े बड़े सियासी कदकाठ रखने वाले रहनुमा मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो इंतखाबी सियासत का वसी तजुर्बा रखते हैं वो भी शामिल हैं। पीटीआई की सियासत पहले से ही एहतजाज से शुरू होती है, एहतजाज पर ख़त्म होती है। अब देखना ये है कि पीडीएम की तर्ज पर बनाया गया ये 6 रुकनी अपोजिशन इत्तेहाद नई नवेली हुकूमत के लिए कौन कौन सी मुश्किलात पैदा कर सकेगा। जी बिल्कुल, तो इसी पर बात कर लेते हैं, तमाम मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़हीम साहब गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी, थैंक्स सो मच। आप खैरियत से हैं? वी आर गुड। ज़हीम कादरी साहब, अभी होपफुली आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई होगी सुबह सवेरे उठने में? नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल है। पर अभी आप बात कर रहे थे कि आपने जिस तरह फरमाया कि सुबह सुबह जो है वो मूड अच्छा रखिए, खुश रहिए, और आपको उसके साथ बहरहाल सियासत की बात करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा लोगों के लिए कि वो इस मुल्क की सियासत को सुने भी और उनका मूड भी अच्छा रखें।
बड़ी दोनों बात है। चीजें तो ज़हीम कादरी साहब, आपने बताना ना आज के भी मौजूदा सियासी सूरत हाल का सारा तज्जिया करते हुए कि फिर फ्यूचर हमारा ब्राइट है, इंशाल्लाह ब्राइट है। देखिए फ्यूचर तो डिपेंड करता है कि हुकूमत जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी क्या एटीट्यूड्स क्या है, किस तरह वो रिएक्ट करती है इन चीज़ों को। ऑपोजिशन हर जगह होती है जी। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसका ये काम होता है कि वो इंगेज करे उनको, उनसे बातचीत करे, कुछ मिनिमम पॉसिबल एजेंडा तय करे और उसके तहत चीज़ों को लेके आगे लेके चले, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे मेजर एस्पेक्ट है बिल्कुल। किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर रनिंग का। स्टेट ऑफ द अफेयर्स को और अफेयर ऑफ द स्टेट्स को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो जिम्मेदारी बहरहाल है हुकूमत वक्त की, उन्होंने किस तरह उसको कायम रखना है और उसके एडवांटेजेस लेने हैं, ये उनके अकल और ज़हीम साहब, आपको क्या लग रहा है ऑपोजिशन को कहीं इंगेज नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से ये आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ऐलान उन्होंने कर दिया है? कोई आइन को वाकई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा इस या फिर ये जाती देखिए मफाद के मैं लिए किया अगर जा रहा है? पीछे चला जाऊं तो ये 75 बरस में एक बार हो चुका, लेकिन वो रिजॉल्व जो कहे जाते हैं वो उनके एडवांटेजेस ना तो डेमोक्रेसी को मिलते हैं ना लोगों को मिलते हैं। हाँ जी। क्योंकि प्रोसेस इटसेल्फ इतना गहना चुका है। मैं तो इस निज़ाम की बात करूंगा कि ये प्रोसेस इतना गहना चुका है कि ये अपनी जो डिलीवरेंस है वो देने के काबिल ही नहीं रहा, और यही वो वजह है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको भी प्रॉपर्ली गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर सकती। ज़हीम साहब, जब आप प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस से क्या मतलब लिया जाए? लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैं मजाकन कहता हूँ कि ना तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मैंने कहीं हदीस में पढ़ा है, ना कहीं मैंने किसी और जगह पढ़ा है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो ऑब्वियसली पिछले 30, 40, 50 बरस से इम्प्लीकेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, बट वो डिलीवर नहीं कर सका। वो इसलिए डिलीवर नहीं कर सका कि उसकी डिलीवरेंस जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो डिपेंडेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई भी पॉलिटिकली जो है वो अपने फ्रेमवर्क को गौर से नहीं देखती। सही। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, बात यह है कि इन लोगों ने जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने जमहूरियत को भी फ्लॉप कर दिया। बिल्कुल। हमारे यहाँ मैं क्यों कहता हूँ कि एक नया निज़ाम लाने की ज़रूरत है, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि इस मुल्क के निज़ाम को एक नई चीज़ लाई जाए जो चल सके। तो भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को फेल कर दिया ना हमने। इट हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। ज़हीम साहब, निज़ाम कोई भी आए, लोग तो यही होंगे ना। अब देखिए बात ये है, हम लोग वी जंप ऑन टू कंक्लूजन्स कि जी लोग ये होंगे। अब जब हम बात को सतही लेवल से शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। सही। इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पाकिस्तान में तो ना ये ऑफ द पीपल है, ना ये बाय द पीपल है, हाँ, फॉर द पीपल। क्योंकि 75 वर्ष में जितने इलेक्शंस हुए उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हारी, उन्होंने कहा कि ये एक शैम और फुल इलेक्शन था, और ना ये फॉर द पीपल है, क्योंकि पिछले 70 वर्ष में डिलीवर नहीं कर सकी हमारे यहाँ। क्योंकि यहाँ पर फिर कोई खराबी होगी ना। अब हम कैटेगोरिकली कह देते हैं उठ के कि जी एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है। भाई एस्टैब्लिशमेंट अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं एग्री नहीं करता इस बात से, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी बात मान भी ली जाए फॉर द टाइम बीइंग, तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें जमहूरियत जब तक नहीं होगी तो आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को किस तरह पूरा कर सकेंगे। और उस जमहूरियत को जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, जब वो वहां नहीं होगी तो आप कौम तक उसको किस तरह लेके जा सकेंगे। कादरी साहब, ये मसला जो है ये आप क्या समझते हैं, अवाम में है या फिर जो हम जिस निज़ाम में है उस निज़ाम में मसला है? मेरे ख्याल में इस निज़ाम को इतना गहना दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमने अपने लोगों को अपने इस निज़ाम को इतना यूटिलाइज किया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया है कि अब वो इस अपने आप के लिए पैरासाइट बन गया, वो अपने आप को खाई जा रहा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें तो ये बात बड़ी कैटेगोरिकल है कि जमहूरियत जब अपनी ख़राब शक्ल में आती है तो ओलिगार्की बन जाती है। एक लफ्ज़ है ओलिगार्की। अब ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की हमारे मुल्क में अब ये ओलिगार्की बन चुकी है कि चंद ग्रुप्स, अरबपति, करोड़पति, अमीर लोगों के ग्रुप्स, वो इकट्ठे होकर अपने इस निज़ाम को काबू कर लेते हैं और उसके नीचे तक की तमाम जो महासिल हैं उनको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए, और फिर जितनी पॉलिसीज बनती हैं वो उनके कारोबार और उनके सिस्टम को चलाने के लिए बनती है।
ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 7-8-10 साल से मैं नोट कर रहा हूँ इस मुल्क में बन चुका है। तो इसलिए जमहूरियत तो डिलीवर कर ही नहीं सकती। साहब एक मसला तो ये होगा ना, एक मसला ये नहीं है कि जब भी कोई हुकूमत आती है ऑपोजिशन की जानिब से कुछ जमातों का इत्तेहाद बनता है और उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं, वो चलने ही नहीं देते हुकूमत को, तो मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? अब ये जो सामने इत्तेहाद नजर आ गया, अब ये भी एक बदकिस्मती की बात है, लेकिन हम पॉलिटिकली साउंड इसलिए नहीं है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हम कन्वे ही नहीं कर पाए लोगों तक। डेमोक्रेसी की कुछ मोडालिटीज है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी एक भी मोडालिटी अगर मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब है देयर इज नो डेमोक्रेसी। अब आप देखें ना, आपका लिटरेसी रेट क्या है, आप वोट ले किससे रहे, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो बरादरी सिस्टम है उसकी क्या इम्प्लिकेशन है आपकी सियासत में, आपके मज़हब की क्या इम्प्लिकेशन है डेमोक्रेसी में को। तो जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही पूरा नहीं होगा तो इट वुड्स कम टू इंजरीज, फिर वो डिलीवर ही नहीं कर सकते। अफराद को गिना ना जाए, अफराद को तोला जाए। अब ये क्या तोला भी ना जाए, गिना भी ना जाए, लेकिन दोनों काम इस तरह किए जाए कि अब देखें ना, आपका अपना जो स्ट्रक्चर है, अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आप एक लोग तो कहते हैं कि आप मतलब एक लोअर क्लास डिटेरिएटिंग इकोनॉमी है ना। तो अगर आपने उस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकलना है तो आपको पहले उस पर गौर करना होगा, फिर आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पूरे कर सकेंगे। यहाँ ये होता नहीं, हम हर चीज को दरमियान से पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसका हमें नुकसान हो जाता है। अच्छा ज़हीम साहब, अभी जो हम ये अपोजिशन तहरीक इत्तेहाद सामने आ रहा है, अब वो कामयाब होता हुआ देख रहे हैं हुकूमत के खिलाफ? इसका होना जो है वो डिपेंड करता है उनके अपने एटीट्यूड पे। अच्छा, कि किस तरह वो लेके अपने आप को चलते हैं। तहरीक चलाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने बड़ी तहरीकें देखी भी है और उनके बड़ा एक्टिव पार्ट भी, एक्टिव रोल भी लिया है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो उसका तब आता है कि जब आप उसको कुछ रमूज हैं उसके जिनको आपने अपने तरीके से लेके चलना है, और उसके बाद फिर आप वो कहते हैं ना जी, फाइट टॉक, तो ये दोनों काम करने पड़ते हैं। तो वो उसके लिए अब देखें कितनी कैपेसिटी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के बाद अगर कोई शख्स पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब। बिल्कुल। लेकिन ये अब क्या आदमी है? पहले तो वो नून लीग के गुन गा रहे थे, वो नवाज शरीफ साहब के गुन गा रहे थे, अब अचानक से तहरीक निकाल लिया उन्होंने। देखे ना, अब यही चीजें तो फिर डिसग्रंटल करती हैं इन लोगों के एटीट्यूड्स को। एग्जैक्टली। लोग कहाँ जमहूरियत के लिए खड़े हो रहे हैं, मुझे बताइए। 23 करोड़ की आबादी, लोगों को खड़े होने दिया जा रहा है? नहीं, ये नहीं, वो कोई नहीं रोक रहा लोगों को। ये फिर वही बात कि जी कोई कर रहा है, भाई कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई अपना काम गलत कर रहा है तो आप तो अपना पार्ट प्ले कीजिए यार। 23 करोड़ लोग, 12 करोड़ वोटर, 4 करोड़ वोट देने जाते हैं और 1.5 करोड़ वाला मुल्क पे हुक्मरान बन जाता है। आप मुझे बताइए कि ये तोला और गिना जिस तरह आप फरमा रहे थे, दोनों चीजें इम्प्लीकेट नहीं होती, ना तो तोले में आ रहा है ना ये गिनने में आ रहा है, तो इम्प्लीकेशन तो नहीं हो रही ना। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने इस मुल्क को सही तरीके से चलाना है तो आप अपने सिस्टम्स को, इस पार्लियामेंट्री निज़ाम को, इस जो बोसीदा हो चुका है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इस फॉर्म ऑफ इलेक्शन को, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, इस निज़ाम को जहाँ से लोग आते हैं, अच्छे लोग तो नहीं आ रहे ना। बिल्कुल ऐसे। करप्शन के एक पहाड़ होता है, करप्शन का एक दरिया होता है जब एक हुकूमत जाती है तो। और लीडरशिप जो है वो चीख के कह रही होती है कि हम तो सबसे नेक हैं। बिल्कुल। कहा जा रहा था ना पिछले 4 साल 15,000 केसेस सामने आ गए। यही बात फिर 16 महीने में हुई, और जो आज बैठे हुए इनके बारे में भी यही बात हो रही थी। जो लाखों लोग सड़कों पे आ गए वो यही कह रहे थे ना। तो क्या वजह है? तो अभी अब पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं या निज़ाम को तब्दील करने की बात करते हैं तो वो भी फिर पार्लियामेंट से ही ये सिलसिला शुरू होगा ना। इन्हीं लोगों ने तो वो करना, क्योंकि यही तो अवाम के चोजन वंस हैं, यही तो वहाँ पर। अब ये देखें ना कि वो ये होता है कि who blinks his eyes first। हाँ जी।
ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सबसे बड़ा करना किसने है, करना किसने। तो इसके लिए तो यकीनन मुल्क के जो अशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट है और मुल्क के तमाम क्वार्टर्स जो हैं उनको इकट्ठे बैठना चाहिए। ऑल स्टेक होल्डर्स शुड गेट टुगेदर एंड कम विद अ प्लान फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम आपको इस निज़ाम के तहत जो डिलीवर कर सके। क्योंकि ये तो तय हो गया ना कि इस निज़ाम ने 75 बरस में मेरे भाई डिलीवर नहीं किया। लेकिन डेलिबरेटली कोई पावर सरेंडर करता है सर? नहीं, ये भी बात जो है ये ज़रूरी है। तो हाँ, अब पावर सेंटर है कौन? तो जो पावर सेंटर है उसको ये सोचना है कि मैंने इसको इसी तरह ही चलाना है या इसको ठीक करना है। ज़ैम खान साहब, वक्त बहुत कम है, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है कि ये जो निज़ाम है, निज़ाम की बात हम स्टार्ट से कर रहे हैं, इसमें ये हुकूमत 5 साल चलती हुई नज़र आ रही है क्योंकि फवाद चौधरी कहते हैं 5 साल छोड़े 5 महीने भी नज़र नहीं आ रही मुझे। ये फवाद चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस फाइनेंशियल इनकम्बेंसी को और इन हालात को कन्फ्रंट करने की एबिलिटी इसमें इस हुकूमत के पास है। मेरा आई माइट बी वेरी रॉन्ग। और जो चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए अब आपको वाज़ेह तौर पे ये बताना पड़ेगा कि इस चैलेंज को, अब देखिए ना, अभी 4 रुपए आज तेल की कीमत महंगी हो गई। तेल की कीमत अगर महंगी होती तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात वाज़ेह है कि एनी एनर्जी प्राइस इंक्रीज वुड कन्वे राइट अवे इन द एंटायर मार्केट। मतलब आपकी बच्चे की दुनिया की हर चीज में उसका असर पड़ेगा। तो आप ये देख लें कि वो 13, 14, 15% जो है वो उसका असर पड़ जाएगा। मैं और अजीम तो डिसाइड कर रहे थे कि हम साइकिल ले लेते हैं, साइकिल पे आएंगे क्योंकि वैसे तो हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, अवाम को ये इल्म नहीं है कि हम जो तेल की कीमत दे रहे हैं उसका जो टैक्स है वो हम अब देखें ना अदा कर सके। नहीं कर रहे हैं। उसमें से 48 रुपए तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट लेवीज हैं। सो अगर आप वो निकाल दें तो आपकी कीमत बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। वो इसलिए डायरेक्ट टैक्सेशन में लाई जा रही है कि गवर्नमेंट खुद ये कॉम्पिटेंस नहीं रखती कि वो टैक्सेस इकट्ठा करे जहाँ से उनको कर रहे हैं, टैक्स बेस ब्रॉड करे। तो वो ये क्या करते हैं कि वो उस शख्स से भी, मतलब एक शख्स जो वैगन पर चढ़ रहा है जिसकी कुल आमदन 20-25 हज़ार रुपया है, वो भी उस टैक्स का हिस्सा है जो पेट्रोल पे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का वो नोशन कि टैक्स पेयर्स को बढ़ाना है और टैक्स बेस कम करनी है, बिल्कुल गलत है। इस मुल्क का हर वो आदमी जो माचिस की डिबिया भी खरीद रहा है वो भी टैक्स पेयर बन जाता है। बिल्कुल। तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि आप टैक्स बेस ब्रॉड करें और लोगों को टैक्स नेट में लेके आए? ज़हीम साहब, आप ऐसे अवामी नुमाइंदों को जानते हैं जिनको आप समझते हैं कि वो इतनी सख्त रखते हैं कि वो मुल्क के निज़ाम को बेहतर रख सकें? और मेरे ज़हीम साहब बहुत से अच्छे लोग हैं। पहले वाले सवाल में मुझे ले लें कि 4 रुपए चंद पैसे उन्होंने बढ़ाए हैं और कल ही हमने ये खबर दी थी बड़ी खुशखबरी कि 4 रुपए रोटी में कम किया था। तो वो इस तरह से मामलात नहीं, वो तो देखिए ना, रोटी में कम करने से बात नहीं बनेगी। एग्जैक्टली। ये बड़ा लंबा एक पूरी BMR, बैलेंसिंग मॉडिफिकेशन एंड रिफर्बिशिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम इकोनॉमी, वो कौन करेगा? आप देखें ना, आप जो डिसीजंस लेते हैं, अगर उन डिसीजंस पे लोग ही मुत्तफिक नहीं है तो वो डिसीजंस एप्लीकेबल होते नहीं है किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपको इस वक्त एक लार्ज स्केल जो है वो कंसेंसस की ज़रूरत है नेशनल इश्यूज़ पर। उसके लिए आपको कन्वे करना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना है, अपने आप को आगे लेके आना है, चीज़ों को की निशानदेही करनी है और नेशनल इश्यूज़ पर नेशनल कंसेंसस करवाना है। नहीं तो ये निज़ाम मजीद तबाह हो जाएगा और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तरक्की की बात तो खैर अभी भूल जाए, यानी अवाम भूल जाए कि अब कुछ महीनों में आसानी आएगी। अवाम के साथ जो ये अशर होगा वो तबाहकुन होगा। होश के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। ज़हीम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी एक मेजर कंसेंसस की ज़रूरत है इस वक्त। यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं जी, कंसेंसस के साथ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो नाज़रीन, मुल्की हालात के बाद आलमी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद दुनिया भर में हंगामी कैफियत पाई जा रही है और ख़ित्ते में एक बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। इसराइल ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी है, मगर
अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया जा रहा है। तो इसी सारे मामले पर बात करते हैं। बिल्कुल, आलमी अमूर के माहिर हैं मंसूर जाफ़र साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मंसूर जाफ़र साहब। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने जवाबी हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद खित्ते में एक बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। ईरान और इसराइल के तनाज़े के असरात क्या देख रहे हैं आप? क्या ये कशीदगी मज़ीद आगे बढ़ेगी या कोई इम्कान है कि यहाँ पर ही इसे रोक दिया जाएगा? देखिए जी, जो तो ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस जवाबी हमले के नतीजे में, वो तो यही है कि जी वी आर डन विद द प्रोजेक्ट। अब इस पे फर्दर हमारी तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं होगी, क्योंकि इसराइल ने जो है वो शाम के सरजमीन पर ईरान के कौंसल खाने को निशाना बना के डायरेक्टली ईरान पर अटैक किया था। तो ईरान ने तारीख में पहली बार, माजी में बहुत सारी धमकियाँ, बहुत सारे उनके जवाबात जो हैं उनकी प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह की शक्ल में हों, फिर मुख्तलिफ अंसार अल्लाह की तरफ से हों, यमन से या हमास की तरफ से हों, उनकी तरफ से हमले होते रहे हैं। लेकिन ईरान ने अपनी सरजमीन से पहली बार यकबारगी के साथ एक इतना बड़ा हमला किया है कि जिसके नतीजे में उन्होंने अपनी जो भी पोटेंशियल मिलिट्री माइट है उसका इजहार किया, और उसके नतीजे में उन्होंने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अटेन किया है कि उन्होंने इसराइल के वो दिफाई निज़ाम उसकी कली खोल कर भी रख दी है कि वो किस कदर इफेक्टिव है और किस हद तक जो है ईरान के किसी पोटेंशियल हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। और जितनी बड़ी कॉस्ट, यकीनन ईरान की हाल से तो हमें जो अखराजात आए हैं उसकी तफसील नहीं मिली, लेकिन जो खुद इसराइल और मगरबी ज़राए बता रहे हैं वो यही है, तकरीबन इसराइल को $1 बिलियन कॉस्ट आई है ईरान के ये मुख्तलिफ मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जो हैं उनको फ़ज़ा में तबाह करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये इस हालिया जंग के दिनों में एक दिन की सबसे बड़ी कॉस्ट है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये जंग एस्केलेट होती है या दोबारा कोई इस नौइयत की चीज़ होती है तो इसराइल जो पहले ही बड़े फाइनेंशियल क्रंच में जा चुका है, गजा पर एक तवील जंग मुसल्लत करने के बाद, गजा को तो यकीन उन्होंने मलबे का ढेर बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अपने खेत खलियान भी वीरान हैं, उनकी अपनी पोर्ट्स जो हैं वो भी बंद पड़ी हैं, और इसी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक जंगी अलाव है जो उसमें अमेरिका रोज़ एक नया आर्सेनल, एक रोज़ नया पोटेंशियल डाल के जो है वो खित्ते को बिल्कुल एक जंग की हिद्दत के साथ कायम रखे हुए है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दुनिया ने इस जंग के मुज़मरात जो है उसको महसूस करना शुरू कर दिया है, और उसका जो इकनॉमिक हीट है वो तमाम दुनिया तक पहुँचना शुरू हो गया। ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो नेविगेशन है, ख़ास तौर पे जो मर्चेंट नेवीज़ है, उनके जहाज़ों को जिस अंदाज से अंसार अल्लाह या मुख्तलिफ दीगर जो मज़ाहमती ग्रुप है वो टारगेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जितनी बड़ी कॉस्ट जाफर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल से पूरा मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो शॉक्स हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, महंगाई की सूरत में ही हो बेशक। ये कहिएगा कि इसराइल की पॉलिसी आपको क्या लगती है? अब वो स्ट्राइक बैक करेगा ईरान पे या कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और वो रुकेगा यहाँ पर? देखिए जी, जो उनकी एक सो कॉल्ड किचन कैबिनेट है जिसे वो वॉर कैबिनेट का नाम देते हैं, वो 5-6 अफराद पर मुश्तमिल है। उन्होंने तो कल जो एक अपना एलामिया जारी किया है उसमें इसी चीज़ को रिट्रेट किया है कि इसराइल जो है वो इसको अटैक बैक करने का हक रखता है और वो मुनासिब वक्त और मौके पे इसको रूबा अमल ला सकता है। लेकिन इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसराइल ने जो उससे सबक हासिल किए हैं या जो सबक हासिल कर सकता है वो यही है कि ये जंग जो है अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए इस जंग के नतीजे में ये जो मिसाइल हैं ये शाम से फ्लाई करके गए हैं, ये उर्दन से फ्लाई करके गए हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों से फ्लाई करते हुए वहाँ पहुँचे हैं। तो उन इलाकों की अपनी सलामती और उन इलाकों का अपना जो स्टेक है वो भी एट रिस्क है, जिसकी वजह से वो तमाम भी नहीं चाहते कि इस नौइयत की एक्टिविटी, ज़ाहिर है जब इसराइल से रॉकेट या मिसाइल इस तरह आएंगे तो वो भी इन्हीं रूट्स के इन्हीं फ़ज़ाओं को इस्तेमाल करते हुए आएंगे, तो एक पूरा अनरेस्ट जो है खत्ते में ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है। लेकिन मंसूर जाफर साहब, हमने इसराइल का जो बिहेवियर देखा है हालिया दिनों में या इससे पहले भी, जब से ये सारा मामला दोबारा से शुरू हुआ, गजा में बेसिकली जो सूरत हाल रही उसको भी अगर हम देखें तो लगता नहीं है कि वो किसी की मानता है। तो अगर वो मानता है तो सिर्फ अमेरिका की मानता है, और अमेरिका ने तो मना कर दिया ना कि ईरान के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। लेकिन कोई क्लियर कट मतलब कोई जवाब दिया जा सकता है इसराइल को अमेरिका की जानिब से? कोई ठोस सबूत या ठोस जवाब दिया जा सकता है?
जी, यकीनन आपने एक दुरुस्त डायकोटमी की तरफ निशानदेही की है, क्योंकि अगर आप माजी की हिस्ट्री देखें इसराइल की और ख़ासतौर पे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका उन्हें ज़ाहरी और मीडिया के ज़रिए तो यही तलकीन और तनकीद करता दिखाई देता है कि आप जो है गज़ा के अंदर भी इंसानी हकूक़ का ख्याल करें, जंगी कवानीन की पासदारी करें, लेकिन उसके साथ साथ खुद जिस अंदाज से वो अपने ही कवानीन, अपने ही कांग्रेस को बाईपास करते हुए इसराइल को आए रोज़ नया असला गोला बारूद दे रहा है। और इसी तरीके से जो अंदर खाते उनकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें वो आए रोज इसराइल की पीठ ठोकता हुआ दिखाई देता है कि ठीक है, आप चढ़ाई करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये जो एक दोहरा मयार है इसराइल और अमेरिका का, उसकी रोशनी में यकीनन ये खतरा मौजूद है कि ये, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को अपनी जो दाखिली पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन चाहिए, और वहाँ की जो यहूदी लॉबी है उसे खुश करने के लिए उन्हें फ़लस्तीन के अंदर जितनी ज़्यादा खून रेजी हो सकती है वो वहाँ पे एक विक्ट्री स्टैंड पहुँचाने के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से आप देखते हैं अब ये सारी सिचुएशन में ईरान इसराइल कशीदगी को हम देख रहे हैं, अरब मुल्कों का किरदार क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? जी, अरब ममालिक ख़ास तौर पे अभी आपने उर्दन का मैंने जिक्र किया, तो उर्दन जो है इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन के अंदर है, और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं वो इसराइल की एम्बेसी के बाहर हों या अदरवाइज़, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 63% पॉपुलेशन डायस्पोरा में वो फ़लस्तीनी महाजरीन की है जो उर्दन के अंदर मुकीम है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी, ये जिसे कहना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। इसी तरीके से आपने नोट किया होगा कि सऊदी अरब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। अब आप देखिए उनके वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी तरीके से 22 अप्रैल को जो है वो ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्हें कम से कम इस इशू की सेंसिटिविटी जो है उसका अंदाज़ा है। अभी कल ही जो है वो चीन के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, और उसका मरकज़ और महवर जो है वो खित्ते की यही कशीदगी है। और इसके जो यकीनन ख़ास तौर पे चीन का जो एक इकनॉमिक इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर, और बिलखुसूस ये वो पूरी बेल्ट है जो पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मिलती है, जो बेसिकली सी पैक रूट का जो है बहुत बड़ा मरकज़ और महवर है। और चीन ने जिस अंदाज से एक अपना रोड बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसका एक प्लान चेकआउट कर रखा है, ये जंग खुदा न खास्ता अगर फैलती है और इसराइल जैसा जाहिर मुल्क जो है वो ईरान पर दोबारा से हमला करता है, तो यकीनन पाकिस्तान उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। और पाकिस्तान को इस हवाले से अपना कोई दो टोक मौक़िफ़ या अपनी कोई जो हिफाजती हिकमत अमली है वो तैयार करना होगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी खासतौर पे जो ममालिक एट स्टेक हैं, जिनके स्टेक्स मौजूद हैं, उनकी तरफ से जो हमें देखने को मिल रही है वो इसी बात की निशानदेही करती है और एक उम्मीद भी दिलाती है कि कम से कम ये ममालिक अपने अपने मफादात की हद तक तो हम कह सकते हैं कि इस जंग को फैलने से रोकने के लिए जो भी कोई मुमकिन किरदार हुआ। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आश्कार हुई है वो मगरबी दुनिया और अमेरिका और बरतानिया का डबल स्टैंडर्ड है। आप देखिए इस हमले को अभी चंद घंटे ही हुए थे और उस पर पूरी दुनिया चीख उठी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुला लिया गया, अगरचे वो बेनतीजा ख़त्म हुआ, लेकिन गज़ा की जंग जो है उसको कंसिडर करने के लिए, उस पर बात करने के लिए न तो ये हंगामी सूरत हाल, और वहाँ पे अगर कोई इनिशिएटिव करारदादों की सूरत में भी लिया गया तो अमेरिका ने यके बाद। लेकिन मंसूर जाफर साहब, एक और इसमें दिलचस्प सिचुएशन ये बनी कि ये भी खबरें आती रही, ये इतलात भी आती रही कि ईरान ने जो हमला किया इसराइल पे, उसके हवाले से इतलात पहले से ही अमेरिका को दी जा चुकी थी। जी, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा है कि जो करके इस इसराइल और ख़ास तौर पे उसके जो इत्तेहादी हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये कोई एक नूरा कुश्ती थी और इसमें ईरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए अटैक करना चाह रहा था, और इसी वजह से कोई बहुत ज़्यादा मैसिव डैमेज जो है वो इसराइल के अंदर देखने को नहीं मिला। मैंने पहले अर्ज़ किया कि बाज़ चीज़ें होती हैं कि जो डैमेज पहुँचाने के लिए होती हैं, बाज़ चीज़ें होती हैं वो आपके दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को असेस करने के लिए होती हैं। तो ईरान ने बुनियादी तौर पे ये हमला जो है वो कोई बहुत मैसिव डैमेज के लिए नहीं किया, और उसके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे वो भी यही थे कि वो हमला कर रहा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो टारगेट चूज़ किए थे वो स्पेसिफिकली मिलिट्री टारगेट से, और उन्हीं को उन्होंने हिट किया। इसी तरीके से जो नेगेव डेजर्ट की वो उनकी एयर बेस के जहाँ से वो हमला लॉन्च किया गया था शाम के अंदर, उन्होंने उसको निशाना बनाया। और इसी तरीके से वो पूरा रूट अब एक्सपोज हो गया है कि कहाँ कहाँ से उर्दन से उन्हें रेजिस्टेंस मिली है, किस जगह से इराक से उसको हिट किया गया है, कौन-कौन ममालिक हैं जो आइंदा किसी भी इस नौइयत के हमले में इसराइल का
इस हमले के बाद अब सूरत हाल जो है वो मजीद कशीदा होती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब और आलमी मंजरनामे की तमाम सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मईशत की। तो पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मईशत के हालात सब जानते हैं कहां तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जी। और IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वाशिंगटन में मौजूद हैं। वाशिंगटन में हमारे बिल्कुल वज़ीर ख़जाना जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हवाले से शहर बानो हमने देखा जो बड़ी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तानी मईशत को लेकर, वो जो सऊदी वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, बड़े ही अहम मुआहदे होने जा रहे हैं और दूरस नताइज उसके यकीनन होंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे। ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में इकॉनमी की, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। बिलेटेड ईद मुबारक टू एवरीवन। खैर मुबारक आपको भी, बिलेटेड ईद मुबारक। सर, सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द जो है 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहा है, ये दौरा कितना अहम है हमारे लिए? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त हर सूरत में जो फॉरेन एक्सचेंज की जितनी भी फरावानी हो उतनी ही आसानी होगी चीज़ों को चलाने में और हैंडल करने में। इसका मतलब ये है कि जो सऊदी अरेबिया का इस वक्त $3 अरब का एक डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में है, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत देता है, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। फिर पाकिस्तान में एक FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में, चाहे वो डैम्स में हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, ITES में हो, इन सब सेक्टर्स में, एंड आई थिंक डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन में भी एज वेल एक बातचीत हो रही है। सो लेट्स सी कि इन सब चीज़ों को अमली जामा किस तरह पहनाते हैं हम। ये सब चीज़ें अच्छी हैं कि इनिशियल लेवल पे एक इंगेजमेंट है, उसको आगे लेकर जाया गया और फिर एक अब अमली जामा पहनाने के लिए आई थिंक व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू रियलाइज कि 2019 में भी ये सारी गुफ्तगू हुई थी, चूँकि मैं खुद टेबल पे मौजूद था। सो अब इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स सामने आने चाहिए इन सब चीज़ों के कि हाउ डू वी ओवर द नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड ऑन दीज थिंग्स। सर, अब तो होपफुली लग रहा है कि ये मामला तय पा जाएंगे, जिस संजीदगी के साथ ये दौरा इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है और $5 अरब की सरमायाकारी का ये रोड मैप तय किया जा रहा है। कितना संभाला मिलेगा पाकिस्तानी मईशत को अगर ये हो जाता है तो? देखिए, सो यू नो इट्स अ मैरिज ऑफ 2 पार्टनर्स, राइट? So Saudi Arabia is rich in funds because oil की कीमत अच्छी रही है. They are making money. They are doing a lot of things कि अपनी इकोनॉमी को वो ठीक करें, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करें. इंडिया में नेबरहुड में भी इन्वेस्ट कर रहा है. So एक तो वो बात है. फिर ऑफ कोर्स जो हमारे मरासम है सऊदी अरेबिया के साथ, आई थिंक दे आर स्पेशल. आई थिंक ये भी एक दूसरी वजह. और तीसरी वजह ये है कि पाकिस्तान ने एक इंटेंट दिखाया है, एक रियलाइजेशन की है कि इन्वेस्टमेंट किए बगैर पैदावारी सलाहियत को नहीं बढ़ाया जा सकता और वो किए बगैर आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते. अगर आप इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि यू नो प्रोबेबली देयर इज सिंसेरिटी ऑन बोथ साइड्स. अमली जामा पहनाना और उसके फ़वाइद लोगों तक पहुंचाना जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन और जिसे आप कहेंगे एक तक़वियत देना है उस फ्रेमवर्क को कि क्या आप ये चीज़ें वक्त थोड़ा कम है तो ये बातें भी सामने आ रही है कि 2025 में पाकिस्तान के इक्तिसादी शरह नमू में 2.8% इजाफा होगा और इसकी पेशगोई भी की जा रही है. तो लगता है आपको GDP का 2.8% इम्कान है बढ़ने का? देखिए, पाकिस्तान का जो GDP की ग्रोथ है वो बहुत ही म्यूटेड या बहुत स्लो हो गई है और वो इसलिए स्लो है कि हम एक फंड के प्रोग्राम में स्लो कर रहे हैं इकोनॉमी को. तो इस साल 2% के इर्द गिर्द होगा, अगले साल 2.5%, 3% के दरमियान जा सकती है. ये बात दुरुस्त है. कुछ पैदावारी सलाहियत बढ़ी है, एग्रीकल्चर में भी कुछ पैदावार भी बढ़ी है. सो लेट्स होप कि वी कीप अप दिस मोमेंटम. खाकान नजीब साहब, अभी जाते जाते ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए SIFC का जो किरदार है वो कितना अहम है? आई थिंक SIFC इज अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच. मैं इसको इस तरह देखता हूँ, एक कोऑर्डिनेशन अप्रोच है. जो चीज़ें फंसी हुई हैं उनको निकालने की अप्रोच है, जो इनर्शिया सिस्टम में उसको दूर करने की अप्रोच है. एंड एवरीवन सिट्स टुगेदर एंड हैज़ अ यू नो आई होप कि एक सहर हासिल गुफ्तगू हो. बट उसको अमली जामा पहनाना तो तब होगा जब वो खुद उतना प्रोफेशनली और टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट्स, प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स और जो तरक्याती काम होने वाले हैं, जो तंजीम नौ एनर्जी सेक्टर की होने वाली है, उसका प्लान सामने रखेंगे. बट इट हैज़ डन गुड वर्क टू डेट और एक अच्छा सिग्नल है कि वी आर सीरियस अबाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स.
बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीम साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और पाकिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक अपना तज्जिया पेश किया। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर हो। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं कराची की। तो शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स में एक बार फिर खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है और नई हुकूमत आने के बाद डाकू बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। कोई गली कोई मोहल्ला महफूज नहीं है। डाकू इंतहाई दीदा दलेरी से शहरियों को लूट रहे हैं। ख़वातीन को भी माफ़ नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि मसाजिद भी अब डाकुओं से महफूज नहीं है। तो पुलिस बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के पहले 3 माह में स्ट्रीट क्राइम्स में 59 अफराद को कत्ल जबकि 700 से ज़्यादा अफराद को ज़ख्मी किया गया है। MKM पाकिस्तान ने कराची में बदअमनी पर विफाक से मुदाखलत का मुतालबा किया, मगर सूबाई हुकूमत ने इस मुतालबे की मुखालिफत करते हुए कराची में बदअमनी का सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया है। तो बिल्कुल कराची में बदअमनी का जिम्मेदार कौन है और स्ट्रीट क्राइम्स, स्ट्रीट क्रिमिनल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं कि निगरान हुकूमत की लापरवाही से कराची में आज जो हालात हम देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से वो बढ़े हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई निगरान हुकूमत इसकी जिम्मेदार है या कोई और वजह है? देखिए, ये एक वर्स्ट टाइप ऑफ एक एक्शन होता है कि आप ब्लेम, काउंटर ब्लेम। आई डोंट बिलीव इन इट। द पॉइंट इज के 5 साल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वी केम एंड वी ट्राइड टू फ्लश आउट सो मेनी थिंग्स, इकट्ठी हमने की और उसमें ख़ास तौर पे हमारे पर बड़े टास्क थे कि हमने स्ट्रीट क्राइम कम करने हैं, नारकोटिक्स स्कूल कॉलेजेस में और बहुत ज़्यादा थी, हमने वो ख़त्म करने हैं। फिर हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला और कच्चे के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी और स्मगलिंग इंतहा ज़्यादा चल रही थी डीजल की, ऑयल की बलूचिस्तान से। बात यह है कि देखिए, हमने आने के बाद तमाम SHOs को इंटरव्यू किए, उनका पास रिकॉर्ड देखा और उनके टेस्ट लिए और उसके बाद उनको हमने थानों में पोस्ट किया। लाइकवाइज अच्छे DSP और मेरिट के ऊपर हमने SSP को लगाया और एज ए सूबाई वज़ीर दाखिला मैंने एक भी SHO, DSP, SSP को नहीं पोस्ट की। ये जॉब थी IG की एंड आई टोल्ड हिम प्लीज़ डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर फोर्स, वी विल जस्ट होल्ड अकाउंटेबल जो गलती करेगा एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। स्ट्रीट क्राइम्स हमने बहुत ज़्यादा रिड्यूस किए, मेरे पास ग्राफ भी हैं, हम अगस्त में आए और फरवरी में हम चले गए। सेकेंड हम देखिए, प्रॉब्लम यहाँ के प्रॉब्लम वी मस्ट आइडेंटिफाई कि इन्वेस्टिगेशन बहुत कमज़ोर होती हैं, बल्कि वो इतनी कमज़ोर बना दी जाती हैं कि वो जज जो होता है उन मुजरिमों को जल्दी 2 हफ्ते 3 हफ्ते की सजा देकर छोड़ देता है। हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए ये किया कि एक कॉलम नया बना दिया कि ये इसने पहले कितनी दफ़ा जुर्म किया है, 4 दफ़ा किया है, 5 दफ़ा किया है, 6 दफ़ा किया, ताकि जज को भी पता चले कि आदि मुजरिम और इसको लंबी सज़ा दी जाए, जो कि 7 साल तक दी जाती है, लेकिन सज़ा होती है 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की। इसी तरह फिर जब ये IO कंप्लीट करता है इंक्वायरी, तो उसके बाद फिर हमने कहा प्रोसिक्यूटर को इसको वेट करो कि इसमें देखो कहाँ स्नैक्स हैं, कोई और मिसिंग लिंक तो नहीं है। ये हमने करने के बाद और अब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये सर कि अगर इतना काम किया गया तो फिर नंबर्स तो कुछ और बता रहे हैं कि 59 अफराद को कत्ल किया गया पहले 3 माह में इस रवा साल में, 700 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। तो फिर क्राइम इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है शहर कायद में अगर इतने मैयर्स लिए गए? देखें, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने SHOs को, DSPs को, SSP को अपने एरिया में रहने का हम देते हैं। कम से कम पोस्टिंग होती है वो 1.5 साल 2 साल होनी चाहिए एक SHO को। 3, 4, 5 महीने तो उसको समझने में लगते हैं कि मेरे एरिया में कौन क्रिमिनल्स हैं, कौन से अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, कौन से गलत लोग हैं, यहाँ नशई कितने हैं, ड्रग एडिक्ट्स कितने हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये पुलिस में हमारी बहुत कम है और ये इसमें बिकॉज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर होता है। राजीव हेल्पलेस कि उसको पोस्ट करना पड़ता है। हर MP MNA चाहता है कि मेरे एरिया में ऐसे भी मेरा हो। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ब्रिगेडियर साहब कहाँ से आता है? सूबाई हुकूमत से आता है, विफाक से आता है, या फिर इटसेल्फ कराची की हुकूमत से आता है? नहीं, प्रोविंस, इट्स ओनली प्रोविंस, फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। और वहाँ पर ज़ाहिर है कि वो IG को भी प्रॉब्लम होती है कि जब आपको मजबूरन लगाने पड़ते हैं, उनमें कुछ लोग गलत लग जाते हैं, कमज़ोर लग जाते हैं। फिर आप रिसोर्सेज देखें ना, पुलिस स्टेशंस को आप बहुत अच्छा बनाएं। और फिर हमने यकीन करें यहाँ तक किया कि सेफ सिटी बनाने के लिए 6 महीने में लड़ धड़ के पूरा कोशिश करके हमने फाइनली निगरान हुकूमत ख़त्म होने 2 हफ्ते पहले सेफ सिटी का फेज़ 1 अप्रूव करवा लिया, जो आजकल इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसमें तकरीबन 1300 से 1500 कैमरे नए, दुनिया के बेस्ट
ब्रिगेडियर साहब, आपने कराची में अमन अमान के क़याम के लिए बहुत काम किया, हमने भी देखा, क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। क्या वजह है, रुकावट कहाँ पर देख रहे हैं आप? देखें, उस वक्त हमने तो कम से कम, मुझे पता है कि 125 के करीब हमने डिकॉइट्स को एनकाउंटर में मारा था 6 महीने के अंदर, और उसके बाद हमने तकरीबन 150 के करीब जख्मी किए थे और हज़ारों की तादाद में पकड़ के उनके चालान किए थे। प्रॉब्लम ये है कि आपका यहाँ पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि हम डिसाइड कर लें कि आईजी पुलिस विल पोस्ट एवरी एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी ऑन मेरिट विद फील्ड एक्सपीरियंस, विद उनका पास्ट रिकॉर्ड देके। देयर विल नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं एट टाइम प्रॉब्लम होती है, एसएचओ, एमपी, एमएनए कहते हैं मुझे अपने एरिया में मुझे अपनी मर्जी का एसएचओ चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। हमारे मिलिट्री का सिस्टम क्यों ये वजह से चलता है कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है, 2 साल के लिए मेरिट के ऊपर और ऑफिसर रिकॉर्ड देके पोस्ट करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने बोला है कि सूबाई हुकूमत का इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिस वजह से कई दफ़ा गलत तैनातियाँ हो जाती हैं, तो फिर एमक्यूएम का सही मुतालबा है, यानी कि वफाक जो है वो इन्वॉल्व हो, वो सही मुतालबा कर रही है एमक्यूएम? आई थिंक वफाक, आई वुड से कि आपका जो है चीफ मिनिस्टर इज गुड, आपके आईजी बहुत अच्छे हैं, आई नो प्रोफेशनली गुलाम नबी साहब को। द ओनली थिंग इज चीफ मिनिस्टर शुड से टेल आईजी कि जी आपने मेरिट पे करना है, यू विल नॉट लिसन टू एनीवन, एंड दैट्स एंड द प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये है, दिस इज द इशू। आप कहेंगे ये ऑफिसर पोस्ट होगा, ये एसएचओ, ये 1.5 साल रहेगा, ताकि 3-4 महीने में तो अपने एरिया को समझता है, फिर वो डिलीवर करने के वक्त उसकी पोस्टिंग हो जाती है। ये चीज़ें करनी की। सेकंड देखिए, सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिस कराची में बहुत है। 2-2.5 करोड़ के करीब आबादी है, एक ग्रेजुएट है लड़का, उसके माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी करनी है, भाई की तालीम है, जॉब नहीं है, क्या करेगा मुझे बताइए। सो क्रिएट जो आपके यहाँ हुकूमत की जो सरकारी नौकरी में बैन लगा हुआ है, बैन खुलता है, हाई कोर्ट स्टे देता है। सो जुडिशरी एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड वर्क आउट अ स्ट्रैटेजी कि हमने इसको कैसे करना है और फिर कैसे। ब्रिगेडियर साहब, एमक्यूएम की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि वफाक इस सारे मामले में मुदाखलत करे, लेकिन सूबाई हुकूमत इस बात की मुखालिफत कर रही है कि वफाक आकर ये सारे मामला देखे, उसकी क्या वजह? आई विल नॉट देखें, वो उनकी अपनी जाहिर है कि देयर इन ऑपोजिशन, बट आई फील प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज केपेबल करने के लिए, ये ऐसी बात नहीं है। द ओनली थिंग इज पॉलिटिकल विल। आप सोच लेंगे कि हमने ये करना है और करके दिखाना है। हमने कच्चे के एरिया में यकीन करें, मैं आई वेंट माइसेल्फ टू ऑल कच्चा एरिया जो बहुत कम लोग जाते हैं, और हमने हिंदू जो अबडक्टेड थे सबको रिकवर किया विदाउट पेइंग रेजिडेंस, और उसके बाद हमने नेशनल हाईवे ब्लॉक भी हमने दी गई। वहाँ के कच्चे का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर है सरदारों का इन्फ्लुएंस। अपने एरिया में जो सरदार है ना, आई डोंट नॉट नेम एनी ट्राइब का, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अरबों रुपए की वहाँ क्रॉप लगती है ये फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, ये सारे अपने बांट लेते हैं। दीज आर द फैक्टर। वहाँ पर अगर आप सरदारों को कहेंगे कि आपके एरिया में अगर अबडक्शन होगी तो आपको हम अकाउंटेबल करेंगे, तो फिर वहाँ भी रेट काफ़ी हमने कम कर लिया था। ये पॉलिटिकल विल चाहिए, आपको चाहिए कि मेरिट। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात से तो फिर ऐसा लग रहा है कि सियासी क़यादत, सूबे की सियासी क़यादत बिलखसूस चाहती नहीं है कि कराची में अमन व अमान हो, क्योंकि आम शहरी को तो कोई लेना देना नहीं है ना कि कहाँ पे ख़राबी है, उनको अमन चाहिए, उनको अमन से सरोकार है। देखें, अवाम अपने नुमाइंदे असम्बली में क्यों चुनते हैं? हाँ जी, कि वो उनके लिए कानून साजी करेंगे, उनके लिए इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्री, उनके लिए तालीम का हल निकालेंगे, सेहत का हल निकालेंगे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे। ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है सोचें कि इसको उन्होंने कैसे करना है। I have lot of respect for Chief Minister और उसके बाद जी पुलिस की। The only thing is they have to sit on and work out a strategy कि हमने आज के बाद मेरिट पे जाना है, हमने किसी की सिफारिश नहीं करनी है। आप कराची के बहुत से नहीं आते। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। तमाम सूरत हाल जो कराची की थी उसके हवाले से बता रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, उसके बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे कुछ सेहत की, तो किडनीज की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, और इंसानी जिस्म में मौजूद ये कुदरती फिल्टर्स हमारे खून में से जहरीले और नुकसानदेह मवाद को अलग करके इन्हें जिस्म से खारिज कर देते हैं। इसके साथ साथ गुर्दे ऐसे हार्मोन्स भी बनाते हैं जो ब्लड प्रेशर और हड्डियों की मजबूती के हवाले से भी अहम किरदार अदा करता है। गुर्दे फेलियर के बारे में जानेंगे, हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है इनकी, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नबीहा रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि डॉक्टर साहिबा से बात की जाए, आपको ये भी बता देते हैं कि इस सेगमेंट के दौरान आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किडनी से रिलेटेड तो डॉक्टर साहिबा से आप मशवरा ले सकते हैं जी कॉल पे। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए। वी आर गुड। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये जो हम भी जानना चाहते हैं कि 5 ऐसी आदत, गलत आदत कह लें, बुरी आदत कह लें कि जो किडनी के इश्यूज हो। बिल्कुल, सबसे पहले जो है वो हमारा लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक चीज़ है। सो अपनी रूटीन में जो है वो एक्सरसाइज नहीं तो एटलीस्ट वॉक जो है वो ऐड करें। फिर उसके बाद जो है वो आपके ईटिंग हैबिट्स, सबसे ज़्यादा जो है वो अब जंक फूड्स एंड जो ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं बच्चे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, और हम इसको देख रहे हैं कि बहुत कॉमन होती जा रही है किडनी डिजीज़ अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। अच्छी ईटिंग हैबिट्स नहीं है बच्चों की, जंक लेना, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। फिर उसके बाद यूजुअली जो है वो अब ये हो गया है कि रात को बच्चे लेट जागते हैं, बच्चे नहीं बड़े भी अब तो लेट तक जागते हैं। फिर वो जब जागेंगे तो भूख भी लगती है, और फिर वो गलत टाइम पे खाना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा जो है वो पानी का कम इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल जो है वो अपनी हमें रूटीन में जो है वो अच्छा रखना चाहिए। स्पेशली हमारे जो है वो यहाँ का वेदर इस किस्म का है कि जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन वाला एलिमेंट आता है। अब गुर्दों का काम क्या है, उन्होंने सारी बॉडी से खून की सफाई करनी है। अब जितना आप जहाँ पे भी पानी सफाई के लिए हम यूजुअली पानी इस्तेमाल करते हैं, जितना पानी जो है वो गुर्दों से पास करेगा उतना जो है वो बेहतर जो है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगी कि ज़्यादा पानी पीने से भी मसला बन जाता है, तो एक हेल्दी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए पानी की? नॉर्मल जो लोग हैं उनको 2 से 2.5 लीटर यानी कि 8 से 12 ग्लास जो है वो पानी लेना चाहिए 24 आवर्स में। 24 आवर्स ये मस्ट है, ये इतना। हाँ, 2 लीटर 2-2.5 तो आपने लेना है। उसकी रीज़न ये है कि वो अब हम बाहर निकलेंगे, जब थोड़ा सा मौसम और मज़ीद चेंज होगा तो उसमें पसीना है, वो सारी तो वो सारे एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो है वो लोग जिनको कोई गुर्दों की बीमारी है या ऐसे लोग जो स्टोन फॉर्मर्स हैं, उनके लिए जो है वो चीज़ डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके गुर्दे मतलब अपनी बेसिकली गुर्दों की स्टेजेस हैं, बीमारी की स्टेजेस हैं, CKD जिसको हम कहते हैं। तो CKD में अगर एडवांस डिजीज़ है तो उसमें क्योंकि गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, पानी को भी बॉडी से गुर्दों ने ही निकालना है, तो वो जब नहीं निकलेगा तो पानी जो है वो बॉडी में इकट्ठा होगा, उसमें ज़्यादा पानी पीना डेफिनेटली नुकसानदेह। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई गुर्दों का इशू है तो आपने अपने मौलज के मशवरे से ही करना है। और अगर किसी को स्टोन डिजीज़ है जिनके बार बार गुर्दे में पथरी बनती है तो उनके लिए तो मस्ट है कि वो 3-3.5 लीटर पानी जो है वो लें, क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन जो है वो उससे रुकेगी, वो कम होगी। पथरी बनती किस वजह से? पथरी बनने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। डिफरेंट तरह के स्टोन्स होते हैं, जिसमें यूरिक एसिड का स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं। मोस्ट कॉमनली कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। और कुछ जो है वो फैमिली में रन करती है स्टोन डिजीज़ेस। और वो फैमिली में कुछ तो इस किस्म की भी होती हैं जो अल्टीमेटली गुर्दों को ख़राब इस हद तक कर देती हैं कि पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो उसमें जो है वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और वैसे भी जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर हैं जिनकी बार बार पथरी बनती है, उसमें जो है वो अगर उनको यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल आप अच्छा अपना कंट्रोल रखें। वो डाइट जिसमें यूरिक एसिड हाई कंटेंट में है, जैसे प्रोटीन, ये रेड मीट है, स्पिनच है, ये इस तरह की वेजिटेबल्स जिनमें ये चीज़ें ज़्यादा हैं, वो आपने कम इस्तेमाल करनी है। प्लस अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन रहे हैं तो बेसिकली ऑक्सलेट की वजह से बनते हैं। उसमें ये हमारी पालक, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी, पाकपतन से पीर नगर का बात कर रहे हो, कैसे है? ठीक ठाक है? ठीक है, आप क्या सवाल आपका? जी, ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो है ना, ये ब्लड प्रेशर की वजह से पथरी बनती है, ये इसकी क्या रीजन है, बेसिक रीजन क्या होती है? जी, आप प्रोग्राम हमारा देखते रहे। मैं डॉक्टर साहिबा से यही सवाल किया, वो बता रही हैं डिटेल में कि पथरी किस वजह से बनती है।
अच्छा, पथरी तो मैंने आपको बताया जैसे डिफरेंट कॉजेज़ हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से भी बनती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को मैं बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पथरी नहीं बनती, लेकिन ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने बहुत जो है वो फोकस करना है उस पर, और उसको प्रॉपरली और टाइमली ट्रीट करना है। बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है वो 2 रीज़न से हो सकता है, या तो बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो वैसे ही एक एज के साथ जो एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं वो होती है। अदरवाइज़ जो है वो ब्लड प्रेशर यंग एज में अगर आ रहा है तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होती है। अब उस रीज़न को देखना बहुत ज़रूरी है। 90% केसेस में गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, गुर्दों की बीमारी। सो गुर्दों की बीमारी की पहली अलामत जो है वो यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको अपने रूटीन के कुछ टेस्ट जो किडनी के हवाले से हैं वो ज़रूर करवा लेने चाहिए। वो बहुत सिंपल से टेस्ट हैं जिसमें यूरिन कंप्लीट का एक सिंपल यूरिन का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड है, और दूसरा किडनी फंक्शन टेस्ट है। सो ब्लड प्रेशर को कभी भी नहीं इस तरह से लेना कि जी ये एक ब्लड प्रेशर है जो कॉज कर रहा है डिफरेंट चीज़ें। बेसिकली ब्लड प्रेशर यंग एज में किसी ना किसी कॉज की वजह से। लेकिन यंग एज में स्ट्रेस की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर वेरी करता है? यूजुअली स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपने किडनीज को कैसे महफूज करें? बिल्कुल, डायबिटीज़ जो है इट्स द नंबर 1 कॉज राइट नाउ जो रीनल फेलियर का कॉज बन रही है, गुर्दों के फेलियर का बाइस बन रही है। और हमारे जो सेंटर में डायलिसिस सेंटर्स में पेशेंट हैं उसमें से 90% पेशेंट वो हैं जो डायबिटिक्स हैं। सो उसकी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वही अगेन लाइफस्टाइल आपने अपना मॉडिफाई करना है, उसमें आपने अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है। एक्सरसाइज इज़ मस्ट, अपना खाने पीने का जो है वो इस तरह से करें, और अपना जो 3 महीने की शुगर है वो चेक करवाएं हर 3 महीने बाद, और ये देखें कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल्ड है। स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है और जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की वजह से रीनल डिजीज़ है, उनको तो बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि जिनकी फैमिली में गुर्दों की बीमारी है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कि उनको रीनल फेलियर हो। तो इसलिए डायबिटिक कंट्रोल, लाइफस्टाइल चेंजेस, और हर 3 माह बाद अपनी शुगर का चेक करवाएं। और इसके अलावा जो है आपने अपने हर साल जो है वो वही टेस्ट जो मैंने अभी बताए हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड, यूरिन कंप्लीट और किडनी फंक्शन टेस्ट जिनको RFTs कहते हैं, वो हर साल ये जो है वो रिकमेंडेशंस हैं कि आपने हर साल ये ज़रूर करवाना है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है यंग एज में बिलखसूस अगर हो रहा है तो वो किडनीज की वजह से हो सकता है, इसलिए इस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये अदर वे अराउंड भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर होता है। ऐसा भी है कि कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर होता है, लेकिन वो कुछ एक तो एज का ज़रूर। बेसिकली मसला ये है कि हमारे पास ना अमूमन जब पेशेंट आता है तो वो रीनल फेलियर के साथ आता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत अरसे से चल रहा होता है। वो कहता है मुझे 2 साल से ब्लड प्रेशर था, वो लोकल जाता है, दवाई लेता है। हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि हम लोग खुद जाते हैं क्लिनिक पे, क्लिनिक पे नहीं, फार्मेसी पे, और कि हमें ब्लड प्रेशर की दवाई दे दें आप, वो दे देते हैं और वो खाते रहते हैं। हो सकता है वो दवाई जो है आपके लिए सूटेबल ना हो, और ब्लड प्रेशर की वजह जो है वो नहीं हमें मालूम। हाइपरटेंसी जो मेडिसिन है वो भी हमारी किडनीज पर असर करती है? बेसिकली वो असर तो नहीं करती। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हमें मॉनिटर्ड देनी पड़ती हैं, हमें उनको देख के देना पड़ता है कि आया पेशेंट को सूट कर रही है या नहीं कर रही। और इसी तरह से बाकी भी जो चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास दर्दों की दवाइयाँ बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है रीनल फेलियर का, गुर्दे फेल करने का। पेन किलर्स बिल्कुल। सो पेन किलर्स आपने बहुत सोच समझ के, ये नहीं कि सर में दर्द हुई है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, अभी कल ही मैं एक पेशेंट से बात कर रही थी, उन्हें ना ब्लड प्रेशर था ना शुगर थी, उन्होंने सिर्फ पेन किलर्स, उन्हें माइग्रेन था और उसके लिए जो है वो अमूमन जो है, और बैक एक थी, उसके लिए वो अमूमन जो है वो दर्दों की दवाइयाँ लेती थी और उससे उनका जो है वो किडनी फेल हो गया, वो डायलिसिस पे हैं। सो ये चीज़। अच्छा, फिजी ड्रिंक्स का बता दें क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे और इसके अंदर ही प्रोटीन शेक्स भी ऐड करते हैं। बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं ना ये किडनी पे स्ट्रेस डालती हैं, ठीक है ना, उसमें क्योंकि हर चीज़ का अखराज वो किडनी से होना है। फिर ये फिजी ड्रिंक्स जो हैं ये सिर्फ आपकी किडनीज़ पे असर नहीं कर रही होती, ये बेसिकली आपके सारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं। ऑब्वियसली उसमें शुगर कंटेंट है, बाकी चीज़ें हैं, वो फिर आपकी ओबेसिटी का कॉज बनती हैं, मोटापे का कॉज बनती हैं। और मोटापा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म के हर हिस्से को असरअंदाज कर रहा है, जिसमें दिल, गुर्दे और हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। तो उसमें हम जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो ये फिजी ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक्स, दे आर नॉट
मतलब कभी ले लिया वो, दैट्स एन अदर थिंग, लेकिन रूटीन में दे आर नॉट गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई 5 ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर ऐसे हेल्दी डाइट बता दें, टिप्स बता दें कि हम हमारी किडनी जो है ना उससे हेल्दी। बिल्कुल, सबसे पहले तो वही वाटर इनटेक आपने इंक्रीज करना है। दूसरी चीज़, आपने अपने खाने में जो है वो प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन डाइट जो जैसे रेड मीट है उसको एक मुनासिब अमाउंट में लेना है। जैसे हमारे ये एक कॉन्सेप्ट है जनरली जी, ताकत वाली चीज़ें जो है ना, ये पाए और ये मतलब मगज़, इस तरह की चीज़ें, सो उसको एक मतलब तरीके से लेना है। सैलड ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा जो है वो अपने खाने में जो है वो नट्स वगैरह ऐड करें, लेकिन एक तरीके से, हर चीज़ को आपने एक तरीके से मुतवाज़न ग़िज़ा जो है जिसको कहते हैं, जिसमें हर न्यूट्रिशन हो। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें फिर आपने अपनी डाइट को उसी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया रिजवी साहब, आपने वक्त दिया, और ये 5 तरीके हैं जिस पर अमल दरामद करें और इस तरह आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तानी टैलेंट की। तो मेलबर्न में होने वाली ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए हैं। चैंपियनशिप में पाकिस्तान की स्क्वॉश सिस्टर्स महविश अली और महानूर अली समेत 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। गर्ल्स कैटेगरीज में महविश अली ने अंडर 17 और महानूर ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि बॉयज़ की अगर बात करें तो उसमें हुज़ैफा शाहिद ने अंडर 13 कैटेगरी, याहिया खान ने अंडर 15 और इब्राहिम ज़ेब ने अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किए। अब इतलात ये है कि जी इन तमाम प्लेयर्स ने अपने अपने खर्चे पर ये चैंपियनशिप में शिरकत की है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी स्क्वॉश पर हुक्मरानी करने वाली 3 बहनें, महविश अली, महानूर अली और सहरिश अली। आपको वेलकम करते हैं तीनों बहनों को। महविश और महानूर ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि सहरिश ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ईद का तोहफा आपने आवाम को दिया है, तो कैसा महसूस कर रही हैं कामयाबी हासिल करके आप तीनों बहनें? थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए और हम अच्छी तरीके से सबके सामने पेश करने के लिए। खुशी तो बहुत हो रही है कि हम पाकिस्तान के लिए एक और टाइटल लेकर आए हैं तीनों बहनें। तो एक क्या होता है कि इतनी मेहनत के बाद जब आप टाइटल लेते तो एक अलग ही खुशी आपको महसूस होती है। और ईद का तोहफा हमने सबको दिया है, तो अपनी ईद तो नहीं मनाई लेकिन ईद का तोहफा सबको दे दिया। अच्छा, तो तीनों कितनी मेहनत करनी पड़ी भैया आप तीनों को ये चैंपियनशिप जीतने के लिए? और हमें ये भी पता चला कि आप लोग अपने खर्चे पर गए थे। जी बिल्कुल, हमें बार्ट फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था, सपोर्ट किया था और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनकी वजह से आज हम इस मकाम पे और हमने टाइटल्स लिए हैं। थैंक यू सो मच बार्ट फाउंडेशन। और बाकी सारे प्लेयर्स अपने अपने खर्चे पे गए थे, बिल्कुल सही बात है। और मुझे अब्दुल्ला फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, तो हमें ये बताएं कि आप तीनों बहनों ने सेम प्रोफेशन को क्यों चूज किया? स्क्वॉश एक बहुत अच्छा गेम है फीमेल्स के लिए, कि वो एक इंडिविजुअल उसमें मतलब आप मौसम के उस पे आप खेल सकते हो, मतलब आपका जब मूड हो आप रात में भी खेल सकते हो, दिन में भी खेल सकते हो। और एक बहुत अच्छा और रोल भी है, बल्कि हम तो प्रोफेशनल खेल रहे हैं, तो उसके लिए तो मतलब हम लोग कभी भी जाके खेल सकते हैं और स्क्वॉश ठीक है सब खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो महानूर आप सबसे छोटी हैं बहनों में, और आपने बड़ी बहनों को देख के ये सीखा, शौक पैदा हुआ, हेल्प करती थी आपको स्क्वॉश खेलते हुए? जी अभी तक हमारे साथ हम तीनों एक साथ ही ट्रेनिंग करते हैं और दोनों मेरी बहुत हेल्प करती है, वरना आज एक गोल्ड मेडल मुश्किल मिलेगी। अच्छा महानूर, जब आप फाइनल मुकाबले पहुंची तो हमें ये पता चला कि आगे जापानी खिलाड़ी थे, तो उनको आपने देखकर सोचा कि अब मैं इसको शिकस्त दूंगी? मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये कर सकती हूँ और मैंने जितनी ट्रेनिंग की थी मुझे खुद पे यकीन था मैं इंशाल्लाह जीत सकती हूँ। मैं जीत गई। तो सहरिश, अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बताएं कि आप तीनों बहनों में आपके ख्याल में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है? सबसे बेस्ट प्लेयर तो मैं हूँ, क्योंकि मैं बड़ी भी हूँ और भी अच्छी हूँ। महानूर है और महानूर सहरिश का आपस में ही सेमीफाइनल आया था, बहुत क्लोज फाइट हुई, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ इन दोनों का। और हाँ, जीतना तो एक नहीं होता है, दोनों नहीं जीत सकते, तो महानूर जीत गई। लकीली महानूर जीत गई और सहरिश ने भी बहुत अच्छी फाइट की।
तो हम तीनों का अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, हम तीनों बहुत अच्छा खेले। अच्छा, तो जब आप लोग गए थे, आप लोगों को ये लगता था कि हम तीनों ही मेडल्स लेके आएंगी, तीनों ही जीत के आएंगी? हमें अल्लाह पे पूरी उम्मीद थी, हमने ट्रेनिंग भी बहुत की थी, हार्ड वर्क किया था हमने, और दुआएं भी सबकी थी हमारे साथ। तो हम पूरी उम्मीद के साथ गए थे कि हम ये टाइटल पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे, हम लेकर आए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आप लोग रियल में पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि इसी तरह से आप मज़ीद इवेंट्स में जाएं, पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मज़ीद मेडल्स लेकर आएँ। बिल्कुल ऐसा है मेरा पाकिस्तान। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इसी बात के साथ। नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेलीग्राफ में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक एक ही शोबे में काम करने वाले मियाँ बीवी ज़्यादा देर तक काम करते हैं और वो दोनों अपने पेशे के लिए ज़्यादा जज्बाती और पुरअज़्म होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अफराद ना सिर्फ निजी ज़िंदगी में कम वक्त दे पाते हैं, बल्कि उनके दरमियान घर और दफ्तर का फ़र्क मिट जाता है। तो बिज़नेस इनसाइडर में शाया होने वाला एक ग्राफ या एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि अपने ही पेशे से मुंसलिक अफराद के साथ शादी करने का ज़्यादा रुझान यानी 27% उन लोगों में पाया जाता है जो ज़राअत से वाबस्ता है। इसके बाद मेडिकल का शोबा है जिसमें 25%, खेलों से मुंसलिक अफराद में 21%, इसी तरह से मज़ीद दर्जाबंदी की गई है। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। रिलेशनशिप कोच हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, गौहर साहब आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। गौहर साहब, अब ये जो सेम प्रोफेशन में शादी करने का रुझान हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया की इंडस्ट्री की बात करें, तो लोग पसंद यही करते हैं कि हम अपने प्रोफेशन के बंदे से शादी करें, वो हमारी चीज़ों को समझता है। तो क्या समझते हैं, सेम प्रोफेशन में शादी करना कामयाबी है या नहीं? देखें, शोबिज़ में तो जितनी शादियां होती हैं वो नाकाम होती हैं, मेजॉरिटी उनकी, ठीक है। जो अदर प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड भी डॉक्टर है, वाइफ भी डॉक्टर है, तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके टाइमिंग सेम है, आना जाना सेम है और कोलीग्स मोरलेस सेम होते हैं। लेकिन एक ह्यूमन साइकी है, मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, दे आर वायर्ड डिफरेंटली, उनकी सोच डिफरेंट है। जब औरत, फॉर एग्जांपल, अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट है और उसका हस्बैंड जो है डॉक्टर है लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर है, तो वो जब रोज़ाना के 5 लाख रुपए कमाएगी और हस्बैंड महीने का 5 लाख कमाएगा तो ही गोज इनटू डिप्रेशन। अच्छा, और तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहती खुशहाल हो अगर नहीं, वो खुशहाल नहीं होता क्योंकि देखें, जो मर्द है ना, वो हमेशा से वो प्रोवाइडर है। हाँ जी, टू प्रोवाइड फूड ऑन द टेबल, टू हैव अ रूफ ओवर योर हेड। और जो औरत का फंक्शन है, बच्चों को अच्छी तरबियत करना, घर को डेकोरेट करना, होम मेकर, शी इज़ अ होम मेकर। तो जब प्रोवाइडर और होम मेकर का बैलेंस ख़राब हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की जो है रिलेशनशिप्स इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ मैनेज कर लेते हैं, सपोर्ट सिस्टम भी तो हो सकता है ना? होता है जिनमें जॉइंट फैमिली है या उनके पेरेंट्स करीब रहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया, जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर हैं या दोनों आजकल आईटी का बड़ा एक चला हुआ है या इंजीनियर्स हैं दोनों, तो वो दे आर फाइनेंशियली वेरी सक्सेसफुल क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइमिंग्स एडजस्ट करके अपने बिजनेस, क्लाइंट्स, सारी चीज़ें, सोशलाइजिंग उसके गिर्द घूमती है और दे मेक गुड मनी। लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि एक हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को ज़रा थोड़ा सा स्टेप बैक होना चाहिए, एक बैक सीट लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सुबह जाता है ऑफिस या अपने जॉब पे और 2 बजे आ जाता है और दूसरा शाम को 6 बजे आता है, दैट्स अ आइडियल कॉम्बिनेशन। लेकिन दोनों अगर शाम को 6-7 बजे आते हैं तो बच्चे निगलेक्ट होते हैं। उनको कौन पालता है? मेड। अब मेड की क्या ट्रेनिंग हुई है? मेड की तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। ऐसे ही एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब मेड आपके इनिशियल जो आपका 0 to 7 ईयर्स की एज है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें रियलिटी फॉर्म हो रही है, जिसमें तरबियत के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है, उसमें कौन, या गार्ड या मेड। और उनसे वो क्या सीख रहा है? वो पंजाबी की बुरे बुरे अल्फाज, गालियाँ और वो तू तड़ाक और तान तशनी का जिस किस्म का उनका माहौल होता है घर में, मेड्स का, ड्राइवर्स का, गार्ड्स का। साहब, अगर लोग सेम प्रोफेशन में शादी कर रहे हैं और एक जगह पे ही काम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन भी सेम, वर्क प्लेस भी सेम। वो एक लिहाज से अच्छा होता है कि कॉन्फिडेंस होता है,
ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते, वहाँ पे ये होता है कि अच्छा यार मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, तुम उसको पिक कर लेना। तो शुरू में तो ये कन्वीनियंस होती है, बट एट टाइम्स ह्यूमन नेचर है कि वो फिर जब ऑपोजिट सेक्स दे ट्रेवल टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, दे गो ऑन लॉन्ग असाइनमेंट्स अब्रॉड हों या पाकिस्तान में या कहीं पे, देयर आर सम इश्यूज जो बाद में डेवलप इनटू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। शुरू में तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यार दोनों चले गए इकट्ठे, एक ही कार में चले गए, एक ही में आ गए, सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट हो गई और क्लाइंट्स मैनेजमेंट हो गई और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारे प्लान्स एक टाइप के होते हैं कि हम ये करेंगे। देखें, अगर आपके डिफेंस में 2 घर हैं, 2 प्लाजे हैं, तो आप हो सकता है उन लोगों में से हो जो कहें कि यार वो बड़े सक्सेसफुल हैं हस्बैंड एंड वाइफ। मैं तो ये देखता हूँ कि उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में आप नहीं जानते। जी, मेरे पास उनके बच्चे आते हैं जो O लेवल्स में, A लेवल्स में ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, बेटियों की 2 दफ़ा डाइवोर्स हो चुकी है, 19 साल की उम्र में उनकी डाइवोर्स हो चुकी है। तो मेरे लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि फैमिली फैब्रिक इंटैक्ट है कि नहीं है। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रोफेशन के लोग ज़्यादा बेहतर रहते हैं? ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं कि अलग प्रोफेशन हो, लेकिन उनके टाइमिंग्स टू ऑफिस और कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, और एक को बैक स्टेप होना चाहिए, थोड़ा सा उसको कुछ कर्टेल करना चाहिए। आइदर मदर और फादर, अगर दोनों इक्वली इंस्पायरिंग हैं और एक्साइटेड हैं अपने करियर को लेके, तो देखें वो दोनों यही कोशिश कर रहे होंगे मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, और वो उनमें से एक को सपोर्टिंग रोल में होना चाहिए कि यार ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल PhD करनी है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा फाइनेंशियली और घर की चीज़ें भी देखूँगा, या मैं देखूँगी आप ये कर लें। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर वाइफ जो है वो वर्किंग वुमेन हो, हस्बैंड जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो, तो ये सूटेबल होता है? हाँ, वो सूटेबल इस तरह से होता है कि घर में एटलीस्ट ये होता है कि थोड़ी सी सैनिटी आ जाती है, लेकिन पेरेंटिंग नहीं आती। सैनिटी ये है कि चीज़ें घर में होंगी, मेड होगा, ड्राइवर होगा, चीज़ें टाइम पे हो रही हैं, पिक एंड ड्रॉप घर से, लेकिन जो पेरेंटिंग का एलिमेंट है, जितनी मदर जो होती है उसमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, हाउ टू ट्रेन। बाप तो दूसरा लफ्ज़ नहीं पढ़ा सकता, उसको सिखा सकता बच्चे को, उसका पेशेंस लेवल इतना कम होता है, वो कहता है बता तो दिया, बस अब दोबारा ना आना, वो अपने लैपटॉप पे लग जाएगा। माँ से 10 दफ़ा भी वो बच्चा पूछेगा, माँ कहेगी ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे कर लो, अच्छा चलो ठीक है, वो बच्चा रोना शुरू कर देगा, कहेगा कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद उसको ला के फिर दोबारा से शुरू कर देगी द होल प्रोसेस। बाप में इतनी पेशेंस नहीं होती। तो गौर साहब, अभी इस गुफ्तगू का हम लुबे लुबाब क्या निकालें कि सेम प्रोफेशन में शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मुझे तो ये लग रहा है गौर साहब कह रहे हैं शादी नहीं करनी चाहिए। जितने उन्होंने हर चीज़ में मसले बता दिए ना, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, वो तो सब हम इसके नतीजे क्या निकालें? देखें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेम। अगर आप बिजनेस में हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? टाइमिंग्स। सही टाइमिंग्स अगर आपकी स्टैगर्ड नहीं है, सेम टाइमिंग है आप करते हैं और वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, अगर तो आप दोनों किसी ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जहाँ सुबह जाते हैं 2 बजे, दोनों घर आ जाते हैं, फिर इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन कि दोनों इकट्ठे गए, कार में गए, बच्चों को वापसी पे पिक किया, दोनों मीडिया में हो, दोनों एंकर्स हो, वो भी आइडियल है कि आप गए, जाके आपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, अपने वी चैनल पे चले गए, वापसी पिक किया, तो वो बहुत आइडियल है। लेकिन ये आइडियल लाइफ आया होती है और कितने लोगों के लिए मुयस्सर है, ऐसे नहीं होता। तो वो मेरी तो इसमें जो राय है वो ये है कि अनलेस दे हैव स्टैगर्ड टाइम पीरियड, जिसमें ये बताएंगे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर क्या होना चाहिए? उन वाली बात की शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं है, शादी होनी चाहिए, लेकिन आपको एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। You both cannot be at the same time equally excited, inspired to become peak performer या मिलियनियर। आप में से एक मिलियनियर बने, एक सपोर्टिंग रोल। ठीक है, जबरदस्ती गौर साहब, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि दोनों को एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना, बल्कि एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए। और रिलेशनशिप मेरे ख्याल से 2 पर्सन और या 2 खानदानों पे वेरी करता है, वो किस तरह से लेकर चलते हैं, कितने सपोर्टिव होते हैं, तो ही आपका रिलेशन आगे बढ़ सकता है। तो गौर साहब कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी करें, लेकिन अपने रिलेशन शादी करें। लेकिन एक और बात मुझे भी याद आती है, और आई एम श्योर
श्योर गौहर साहब भी सपोर्ट करेंगे कि जो मैरिड एक कपल है उसमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए मी वर्सेस यू नहीं होना चाहिए, देयर शुड ऑलवेज बी वी वर्सेस द वर्ल्ड। तो इस तरह से इकट्ठे ग्रो करना चाहिए। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम से मुझे शहरबानों को इजाजत दें, होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा। कल दोबारा नए मौजूआत नई गेस्ट लाइनअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।